दस्तावेज प्रस्तुत करना, वांछित दस्तावेजों को ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड नहीं करना एवं उपयुक्त समय में हिताधिकारी द्वारा आक्षेप पूर्ति नहीं किए जाने के कारण आवेदन लंबित हैं। विवरण परिशिष्ट 3 पर संलग्न है। खंड 4 कोटा संभाग में मंडल द्वारा संचालित योजनाओं के लंबित आवेदनों का जिलेवार योजनावार विवरण परिशिष्ट 4 पर संलग्न है। लंबित रहने के कारण बिंदु संख्या 3 में समाहित हैं। खंड 5 भवन एवं अन्य सह निर्माण नियोजन एवं सेवा शर्तों का विनियम अधिनियम 1996 एवं राजस्थान नियम 2009 के नियम 44 में आवेदनों के निस्तारण की कोई निश्चित समय सीमा तय नहीं की गई है। तथापि मंडल में प्राप्त आवेदनों का विभाग में उपलब्ध सीमित संसाधनों का उच्चतम प्रयोग करते हुए यथाशीघ्र निस्तारण के प्रयास किए जा रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी के द्वारा वर्णित बिंदु संख्या 3 में 3787 कोटा में और बूंदी में 6123 आवेदन विभागीय स्तर पर लंबित हैं। मैं जानना चाहता हूं कि विभाग के स्तर पर इतनी बड़ी संख्या में ये लंबित क्यों चल रहे हैं और कब से लंबित चल रहे हैं, इन्हें कब तक निस्तारित कर दिया जाएगा तथा जो लंबित प्रकरणों के लिए कितनी राशि की आवश्यकता है, क्या सरकार के पास वो राशि उपलब्ध है। दूसरा है बिंदु संख्या 5 के अनुसार लंबित आवेदनों के निस्तारण की समय सीमा तय नहीं होने के कारण अधिकारी तय करते हैं, बिना मापदंडों के वांछित और योग्य व्यक्ति वंचित रह जाते हैं। क्या सरकार कोई सख्त प्रावधान लाकर आवेदनों का निस्तारण जल्दी ही बिना पक्षपात के करवाने का विचार रखती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो लंबित आवेदन है कोटा और बूंदी के जो आपने बताए हैं, वो शुभ शक्ति चूंकि बजट के अभाव की वजह से अभी उसके लंबित हैं। इसके अलावा जो कौशल योजना है हमारी छात्रवृत्ति की, उसके आवेदन चूंकि अभी ये सत्र चल रहा है, अभी आवेदन आ रहे हैं, इसलिए लंबित है और बहुत ही जल्दी उनका भुगतान हो जाएगा। मैं आपको बताना चाहूँगा, कोटा के अंदर 95 लाख रुपए और बूंदी के अंदर 10 लाख रुपए अकाउंट नंबर अभी आप लोगों के यहाँ पे उपलब्ध है। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने डायरेक्ट टू कैश उनके अकाउंट में डालने का प्रावधान किया। जो मोबाइल नंबर एक ई-मित्र वाला ही अपने डाल देता था, उसको बैन किया। जितने भी श्रमिक हैं और जो उनका वेरीफाई करके देते हैं, उनका पैन नंबर या आधार कार्ड नंबर हमने इसके लिए ज़रूरी किया, जिससे कि भ्रष्टाचार पे रोक लगी है। मैं आपको ये आश्वस्त करना चाहूँगा, सदन को भी आश्वस्त करना चाहूँगा कि जितने भी श्रमिक कार्ड बन रहे हैं उनमें किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं हो रहा है। पहले आओ पहले पाओ की पद्धति पे काम हो रहा है। कहीं भी सीक्वेंस नहीं तोड़ी जा रही है। कहीं भी किसी भी स्तर पे कोई भुगतान प्रायोरिटी तोड़ के नहीं कर सकता है। बजट की अनुपलब्धता के चलते माननीय अध्यक्ष महोदय, श्रमिकों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। मेरा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि बजट की व्यवस्था किसी न किसी सरकार से करें। परिशिष्ट 3 जो आपने लगाया है, उसमें बूंदी में 50,927 लोगों ने तो अप्लाई किया। आपने जिनको अप्रूव कर दिया, जो ठीक पाएंगे, वो 23,541 है और उसमें से जिनको पेमेंट हुआ है वो केवल 764 लोगों को हुआ है। 50,000 अप्लाई करें, 23,000 को आप ठीक मानो और जब पेमेंट का सवाल आए तो केवल आप 764 लोगों को पेमेंट करो। ये कहीं न कहीं आपके डिपार्टमेंट की सिस्टम में कहीं न कहीं कमी है। जब आप अप्रूव मानते हो तो फिर तो उन्हें पेमेंट होना चाहिए। उसमें से आप लिख रहे हो 16,000 तो सिटीजन में पेंडिंग है और डिपार्टमेंट में 6,123 पेंडिंग है। तो फिर काम क्या कर रहा है डिपार्टमेंट। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष को ये बताना चाहूँगा, ये पेमेंट नहीं दिए हैं। जो अप्रूव्ड हैं ये पंजीयन है, ये इतने अप्रूव्ड हो चुके हैं और जो सिटीजन के स्तर पे 16,000 पेंडिंग है और जो 764 जो पेमेंट रिक्वेस्ट है ना, इनको 85 रुपये जमा कराने हैं। जैसे ये 85 रुपये जमा करा देंगे, इनका भी पंजीयन हो जाएगा। तो ये जिनका पंजीयन होना है वो बाकी है, जिनको भुगतान होना है वो बाकी नहीं है। आप इसको जरा करेक्ट कर लीजिए। तो पेमेंट कितने को हो गया फिर ये बता दो ना। ये जितने आपने अप्रूव माने 23,900 समथिंग, इनमें से कितने लोगों को जो लाभ मिलना वो मिल गया। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, ये 2 चीज़ें हैं जो आप ज्वाइंट करना चाह रहे हैं। एक है पंजीयन, एक है स्कीम। ये जो डाटा जो हमने दिया है, जो आपने मांगा है, ये पंजीयन का है।
पंजीयन में हमारे पास 50,000 आवेदन आए, 23,000 हमने उसमें से अप्रूव कर दिए, 16,000 जो अभी उनमें कोई ना कोई ऑब्जेक्शन लगा हुआ है जो हिताधिकारी को उसको पूरा करना है। 764 लोगों को अपने 85 रुपये जमा कराने हैं ई मित्र पे या अपने मोबाइल से, जैसे ही जमा करा देंगे वो भी इसके अंदर शामिल हो जाएंगे। सिर्फ 3,972 जो है वो हमने अभी रिजेक्ट किए हैं, किसी वो श्रमिक नहीं थे, और 6,123 जो है वो हमारे स्तर पर उनके पंजीयन की जांच होनी बाकी है। ये मैं निवेदन करना चाहूंगा, जैसे इनकी जांच होगी तो ये भी हो जाएगा। मैं ये कह रहा हूं कि ये माननीय मंत्री जी पेमेंट वाली संख्या बता दो, ये तो अप्रूवल की आपने केस कितना दिया, कितने संख्या? मैं आपको कहाँ की राज्य की बतानी है, कोटा की, बूंदी की, आप कहें वहीं बूंदी की अभी मैं तो बूंदी के फिगर ही बताया। बूंदी जिले में माननीय अध्यक्ष जी अभी तक जो है 3927 जो आवेदन है वो स्वीकृत हुए हैं और 3237 जो है वो निरस्त हुए हैं और 2836 जो है हिताधिकारी के स्तर पर लंबित है। पेमेंट कितने को हुआ है? पेमेंट हमने कर दी ना सर, 3927 लोगों को पेमेंट कर दिया हमने। अगला प्रश्न कैलाश चंद मेघवाल, अगला प्रश्न सतीश जी पुनिया। अभी प्रश्न पूछ दिया। प्रश्न संख्या 82 खंड 1 सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय जयपुर के जेके लोन चिकित्सालय में कोरोना काल के दौरान मार्च 2020 से 25 जनवरी 2021 तक कोविड-19 संक्रमित बच्चों की संख्या का माहवार विवरण परिशिष्ट 1 पर संलग्न है। खंड 2 जी नहीं, सवाई मानसिंह चिकित्सालय में सिटी स्कैन कराने के कारण इस काल में बीमार बच्चे, उनके परिजन अथवा अन्य कोई संक्रमित हुए हों, ऐसा कोई प्रकरण सामने नहीं आया। खंड 3 जेके लोन चिकित्सालय जयपुर में सिटी स्कैन हेतु पर्याप्त लोड नहीं है, फिर भी दानदाता के माध्यम से 50 स्लाइस सिटी स्कैन मशीन लगाए जाने का प्रस्ताव आवश्यक स्वीकृति हेतु विचाराधीन है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जेके लोन प्रमुख अस्पताल है, कम से कम एवरेज 15 बच्चे आते हैं, तो ये मशीन कब तक लग जाएगी, दानदाता कब तक उपलब्ध हो जाएगा? माननीय अध्यक्ष महोदय, डॉक्टर अजय गोयन का उनके द्वारा जेके लोन में सिटी स्कैन मशीन लगाने का मौखिक सहमति हमको दी गई थी। उसमें करीब ये 2 करोड़ की लागत से मशीन लगेगी और इस संबंध में दानदाता मशीन खरीद के देगा। इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि जेके लोन अस्पताल के एक्सरे विभाग के सामने जो ब्लॉक है उसको चिन्हित करके हमने रखा है, उसकी स्पेसिफिकेशन की प्रति और एमओयू का ड्राफ्ट वो हमारे पास विचाराधीन है। 3 लोगों की हमने कमेटी बनाई है, इसमें डॉक्टर मीनू बगरट्टा ये स्पेसिफिकेशन जांचेगी और डॉक्टर अनु भंडारी और सुनील जाखड़ मशीन लगाने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है उसके लिए 13.61 लाख रुपए की स्वीकृति प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज जयपुर के द्वारा जारी की जा चुकी है और इसका जो कॉम्प्रिहेंसिव एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट और एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट ये जेके लोन द्वारा किया जाएगा, लेकिन एमओयू पे अभी साइन होना बाकी है। जैसे ही साइन होगा ये काम आगे बढ़ेगा। अगला प्रश्न सिद्धारामनारायण जोशी, प्रश्न संख्या 83 महोदय, खंड 1 प्रदेश में सहकारी बैंकों एवं राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2001 में पंजीकृत क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी एवं मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002 के तहत पंजीकृत सोसाइटियों में उपभोक्ताओं की राशि वापस न मिल पाने की कुल 1,02,096 शिकायतें, राशि 16,51,89,61,61,61,170 प्राप्त हुई है। विवरण निम्न प्रकार है। नागरिक सहकारी बैंकों कुल शिकायतें 22,903, राशि 1,04,61,23,836। राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2001 में पंजीकृत सोसाइटियों की शिकायतें 1402, राशि 1,44,24,58,079। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002 के तहत पंजीकृत
सोसाइटियों की शिकायतें 77,791 और इनकी राशि है 15,32,85,91,455। खंड 2, जी हाँ, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटियां केंद्रीय रजिस्ट्रार के अधिकार क्षेत्र में आती हैं एवं इनके नियम एवं कानून भी केंद्रीय रजिस्ट्रार द्वारा ही बनाए जाते हैं। यह राज्य सरकार के अधिकार में नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये 16 करोड़ ये 16 अरब है लोगों के जो रुपए बाकी है वो बोल दिया मंत्री महोदय ने 16 करोड़ बोला है। मेरा प्रश्न ये है, उत्तर के बिंदु संख्या 2 में आपने केवल मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में उत्तर देकर केंद्रीय रजिस्ट्रार का मामला बताया। मेरा प्रश्न सभी सहकारी बैंकों व क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में है जो सोसाइटी बैंक प्रदेश के विभाग के नियंत्रण में, उन पर भी विषय स्पष्ट करें। प्रश्न 2, राज्य सरकार व सहकारिता विभाग उपभोक्ताओं की राशि वापसी के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं और भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो इसके क्या प्रबंध किए हैं? माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बहुत ही संवेदनशील मसला है और इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं आगे होके इन पे कार्रवाई करने की बात की है और इसके लिए अभी भारत सरकार के द्वारा भी द बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम एक्ट जो है 2019 बनाया गया है ताकि इन पे कार्रवाई हो सके। और ये जो कानून बना है इससे राज्य सरकारों को अधिकार मिलेंगे इन पे कार्रवाई करने के लिए। उसके रूल्स हमने बना के अप्रूवल के लिए भारत सरकार को भेजे हैं जिसमें आने वाले समय में उन पे कार्रवाई हो सकेगी। ये रही एक बात। दूसरी बात, आपने जो कहा है कि जो स्टेट के जो हमारे अंडर में आती हैं उनके खिलाफ हम क्या कार्रवाई कर रहे हैं और अब तक क्या कार्रवाई की गई है, उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि इसमें कई मामले जो हैं एसओजी में भी चल रहे हैं और सेंट्रल एक्ट में 14 इस्तिगासे अभी हमने भेजे हुए हैं। और ये आप सब लोग जानते हैं कि किस प्रकार से इन सोसाइटियों के माध्यम से भ्रष्टाचार हुआ है। आप सब लोगों को तो शायद पता ही होगा क्योंकि आपके केंद्रीय मंत्री के परिवार, उनकी पत्नी, उनके साले का नाम भी इन सोसाइटियों के अंदर आया था और बहुत बड़ी जांच उनकी भी चल रही है, विदेशों में ज़मीन भी खरीदी गई है। उन पे लगाम लगाने के लिए ये कानून बना है और हम आने वाले समय में ऑनलाइन पोर्टल, माननीय अध्यक्ष जी, इसके अंदर अपनी शिकायत इसके ऊपर आप दर्ज करा सकते हैं और उन शिकायतों को हमारे विभाग के द्वारा कलेक्ट करके उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी और इस्तिगासे पेश किए जाएंगे। अगला प्रश्न, यहाँ अब बोलो, एक मिनट कटेल। आप स्वयं भी परिचित हैं, मैं और सदन के सभी माननीय मुख्यमंत्री जी, कोई जवाब नहीं। इन प्रकार की क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी ने राजस्थान के लाखों लोगों का पैसा जिस प्रकार से जमा हुआ है वो उसके जेल जाने से उसको कोई राहत नहीं मिलने वाली। मैं चाहता हूं कि उसकी प्रॉपर्टी जो जितनी है उसको ऑक्शन करके जिस प्रकार से उनका पैसा जमा उसी इक्वल उनका डिस्ट्रीब्यूशन का काम शुरू करें, तब तो जाकर के इन लोगों को कोई राहत मिलेगी। वो 10 साल भी जेल रह जाए उसको क्या मिलेगा जिसका पैसा लगा हुआ और जो बुढ़ापे में बर्बाद हो गया। कुछ तो उसकी लालच थी कि ज़्यादा इसमें ब्याज मिलता है, इस कारण से वो चला गया। अधिकांश पेंशनर हैं जिन्होंने अपनी पेंशन की राशि यहाँ डाल करके अपने बुढ़ापे को सुरक्षित करने का प्रयास किया, वही सबसे ज़्यादा बर्बाद हुए इसमें। मैं सोचता हूँ मुख्यमंत्री जी, आप सदन में हैं, इस समस्या को आप यहाँ केंद्र जिससे बीच में बैठना हो बैठ करके कम से कम उस व्यक्ति का जिसका पैसा लगा हुआ है उसको कैसे राहत देने का रास्ता खुले, उसके ऊपर अपन ध्यान केंद्रित करेंगे तो इन लोगों को बचा पाएंगे।